अब इस वक्त कुशीनगर का अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, यहाँ भी 3 मार्च को वोटिंग होनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन डबल इंजन का कार्यकाल और इनका काम देख करके और इनके भाषण सुन के ये महसूस होता है कि दुनिया में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। बताओ ये झूठी पार्टी है कि नहीं है? और याद कीजिए 2017 जिस समय इन्होंने नोटबंदी की थी और नोटबंदी करके ये कहा कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया इनकी सरकार में। याद कीजिए इन्होंने कहा कि सरकार बन जाएगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों बताओ, ये गन्ना पैदा करते हैं, जब चीनी मिलों में जाते हैं तो कई बार इनका भुगतान नहीं होता, बहुत दिनों इंतजार करना पड़ता है। और धान की फसल आई होगी तो बताओ किसी भी खरीद केंद्र पर आपका धान खरीदा गया हो तो बता दो आप। बताओ धान की लूट हुई कि नहीं हुई? और जब खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली आपको? न डीएपी दे पाई, न डीएपी दे पाई ये सरकार। और याद कीजिए जिस तरीके से आजादी के समय पर रात के 12 बजे जश्न हुआ था आजादी का, उसी तरीके से जीएसटी को लागू करने का जश्न मनाया गया। मैं अपने व्यापारियों से जानना चाहता हूं, मैं अपने किसानों से जानना चाहता हूं, मैं अपने छोटे बड़े कारोबार करने वालों से जानना चाहता हूं, जीएसटी लागू होने के बाद बताओ आपका व्यापार बढ़ गया, आपका रोजगार बढ़ गया या व्यापार कारोबार और बढ़ा? बताओ बर्बाद हो गया कि नहीं बर्बाद हो गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं, थोड़ी हाइट कम कर दी मैंने, छोटे नेता हैं, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? अभी वहां भी आएंगे। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। और याद कीजिए इन्होंने एक बात कहा कि जो हमारे गरीब हवाई चप्पल में चलते उनको हवाई जहाज में बैठाएंगे। और आज देखो डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, इन नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल सकती। ये गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की रोजी भरने का काम कर रहे हैं। बताओ इन्होंने बड़े बड़े कारखाने बेच दिए कि नहीं बेच दिए? ये हमारे नौजवान ठीक कह रहे हैं। जब हम लोग कोई जमीन खरीदते तो हम लोग मौके पे देखने जाते हैं, और कुछ अगर और कोई चीज खरीदनी तो देखने जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुशीनगर के एयरपोर्ट कुछ लोग देखने आए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया,
पानी के जहाज जहां खड़े होते थे बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ियां बेच दी। और आप जानकारी कर लेना, रेलवे स्टेशन के आसपास जितनी भी कीमती जमीन थी सब भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया। और स्टेशन बेच रहे हैं, और ये इसलिए बेच रहे हैं नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कहां मिलेगा। ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी और रोजगार न देना पड़े। बताओ हमारे नौजवान साथियों, 5 साल में कितने लोगों को नौकरी मिली है? लेकिन इनके विज्ञापन तो कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरी दे दी। दिल्ली और बंबई में बड़े बड़े विज्ञापन लगे कि नौकरी दे दी, लाखों लाख। नौजवानों कहां नौकरी है? 5 साल इंतजार किया, 5 साल और तो इंतजार नहीं करोगे। और इनके नेताओं के भाषण सुनोगे आप। एक नेता जब से लैपटॉप के लिए कहा है उन्होंने, हम सब लोग लोटपोट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो बड़े वाले नेता हैं, उन्होंने कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उसे लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां करने के बाद जो 10वां में पढ़ने जाएगा उसे लैपटॉप देंगे। बताओ जनता लोटपोट हो रही है जब से लैपटॉप की बात कही है। ये नौजवानों, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने बहुत लैपटॉप बांटे लखनऊ में। किसी को मिले आप में से तो बताओ हमें। और ये स्मार्टफोन जो दिखाई दे रहा है आपके हाथ में, कहीं बाबा मुख्यमंत्री का तो दिया हुआ नहीं है। और वो देते भी क्यों आपको, जब वो लैपटॉप खुद ही नहीं चलाना जानते। और अभी तक तो मैं ये सोचता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां बाबा मुख्यमंत्री खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। नौजवानों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के समय पर अगर इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर को नहीं जानते हो तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर कैसे करोगे। इसलिए समाजवादी साथी और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो हमें चाहे नए तरीके से पॉलिटेक्निक में, आईटीआई में, स्कूल और कॉलेज में उन कोर्सेज को बढ़ाना पड़े जिससे कि आईटी के क्षेत्र में नौजवानों को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि आईटी के क्षेत्र में नौजवानों को अच्छी ट्रेनिंग दे करके 22 लाख रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जहां जा रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने 12 बजे सो के उठने की बात की है, हम भी आजकल उनके घर पे नजर रखे हुए हैं। और जो लोग जानते होंगे, ये जानते होंगे कि हमारा घर उनका घर एक ही बाउंड्री है बीच में। तो आजकल रात में हमें कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और जब से चौथे चरण का वोट पड़ा है, वो रात में उठ जाते हैं और फिर मांगने लगते हैं। नींद नहीं आ रही उन्हें। और अभी कुछ दिन पहले मैंने उताई वालों को जाते हुए देखा मुख्यमंत्री आवास। तो मैंने रोक के पूछवाया कि कहां जा रहे हो।
तो वो बोले कि हम पुताई करने जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? लौट के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और जब वहां से लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली, ये पता लग गया होगा। और हम परिवार वाले लोग हैं, जितने यहां खड़े हो बैठे हैं, ज्यादातर परिवार वाले लोग हैं। हम उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले लोग जब अपने घर जाते हैं परिवार में, तो कुछ न कुछ सामान लेकर के जाते हैं। अपने बच्चों के लिए मिठाई या कुछ खिलौना लेके जाते हैं। इसलिए हम परिवार वाले उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब वो गोरखपुर आए तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते आए। और अगर नहीं आए गुल्लू के लिए बिस्कुट लेके, तो आज मैं गोरखपुर जा रहा हूं, कुछ बिस्कुट के पैकेट खरीद करके हम दे आएंगे। ये बीजेपी वाले कभी कभी हम लोगों को ABCD सिखाते हैं। ABCD सिखा रहे हैं आजकल कि A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये। तो हम उन्हें भी सिखाना चाहते हैं। हम लोग उन्हें हिंदी में सिखाना चाहते हैं और उन्हें कहना चाहते हैं कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? हमारे किसानों को आंदोलन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी, सबका सामना किया, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। बाद में सरकार को पीछे हटना पड़ा। इनकी जिद की वजह से, इनके अहंकार की वजह से 700 किसान हमारे शहीद हो गए। 700 किसान शहीद हुए हैं। इस बार मैं जानता हूं हमारा किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। जब वोट डालेगा तो इन्हें साफ करने का काम करेगा। अभी इधर आप खबरें पढ़ रहे होंगे कि इनके भाजपा के प्रत्याशी जाकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। कुछ लोग दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहे हैं। और अभी अभी एक खबर आई है कि भाजपा का एक प्रत्याशी तेल लगा करके माफी मांग रहा है। हम भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे तुम तेल लगा लो, चाहे चंपी कर देना, लेकिन ये जनता तुम्हें माफ करने वाली नहीं है। क्योंकि तुमने 700 किसानों की जान ली है। और अगर तुम्हारे प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी हमारा किसान और नौजवान आपको माफ करने वाला नहीं है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है और वही ये चुनाव संविधान को बचाने का है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये चुनाव आप अपने भविष्य से जोड़ करके चुनाव समझना। क्योंकि इस बार ये सत्ता में आ गए तो हो सकता है संविधान को भी बदल दें। नई लोकसभा तो बना ही रहे हैं, पता नहीं नया रूप क्या हो। इसलिए हम आपसे साइकिल के पक्ष में वोट मांगने आए हैं। ये हमारे नौजवान जो B.Ed टेट वाले हैं, पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। इनको समायोजित नहीं किया, इनको नौकरी नहीं दी। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले भी बैठे होंगे, एक आध शिक्षा मित्रों की पहले मदद की थी समाजवादियों ने, और बाद में बीजेपी के लोगों ने इन्हें धोखा दिया। जहां से इन्होंने शुरू किया वहीं पर पहुंचा दिया। हमारे B.Ed वाले भी ये नौजवान जो सुप्रीम कोर्ट तक नौकरी और रोजगार के लिए लड़े थे, लेकिन इस सरकार ने उनकी सुनने की काम नहीं किया।
ये हमारे अनुदेशक के न जाने कितने दिनों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, इनकी सरकार ने नहीं सुनवाई की। ये आउटसोर्स को लेकर के तमाम लोगों को उनको नौकरी दे करके उनको एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड और टेट वालों को समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। शिक्षा मित्रों का सम्मान होगा, अनुदेशकों का नियमितीकरण होगा, और वही जहां बीपीएड से लेकर के और शिक्षा विभाग में जो जगह खाली है उन जगह को भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। आप जानते होंगे यहां जितने बैठे लोग हैं, बताओ 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? और जानकारी कर लेना, 11 लाख सरकारी पद खाली हैं लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं भरे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, सुना होगा जगह जगह कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। जाने दो बीजेपी वाले, जाने दो, जाने दो, रोकना मत। अरे रोक क्यों नहीं भाई, पुलिस वाले जाने दो। कभी कभार तो बीजेपी वाले आते हैं। देखो चले गए, ये चले गए कि नहीं चले गए? बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? वो गाना तो सुना होगा यूपी में, काबा बाय बाय बाबा बा, होने वाला है बाबा जी का बाय बाय के नहीं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, पिछले 3 साल से फौज में भर्ती नहीं हुई है। कई लोगों की आयु बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। अगर हमें सरकार में आने के बाद भर्ती निकालनी पड़ी तो फौज की भर्ती भी निकलवाएंगे और अपने नौजवानों को आयु जो है उम्र की सीमा को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चाहे हमें पुलिस में नौकरी निकालनी पड़े, पुलिस में भी बहुत जगह खाली है, उनको भी भर करके अपने नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, ये गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? हम लोग भर्ती निकालेंगे, आप लोग वोट डाल करके इनकी भाप निकाल देना। निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए आपसे विशेष अपील कर करके, हमारे तीनों प्रत्याशी हैं, 2 तो हमारे समाजवादी पार्टी के हैं जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। साइकिल को भूल तो नहीं जाओगे? और मुझे याद है कि जब एम्स का शिलान्यास हुआ था, जो गोरखपुर में एम्स बना है, ये समाजवादी सरकार की देन है। और आपके मंत्री राजेश श्याम जी बैठे हैं यहां पर। मैं नहीं गया था, लेकिन मैंने मंत्री राजेश श्याम जी को भेजा था, कहा था कि जब शिलान्यास हो तो आप रहना, कम से कम लोग जाने कि आपकी समाजवादी सरकार की वजह से ये एम्स बन रहा है। और वो मंत्री थे चिकित्सा शिक्षा के,